वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग जेनेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे। जेनेटिक्स के क्वेश्चन में हम लोग ने एक सेशन कंप्लीट कर लिया है और आज जेनेटिक्स के सेकंड सेशन के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के एमसीक्यू आपके सामने। चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी रिलेटिवली मोर इफ। क्या कह रहा है? जीन विनिमय की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होगी यदि। बेसिकली ये क्वेश्चन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड है। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि लिंकेज जो होता है, देखना बेटा समझिएगा कि जो लिंकेज होता है वह लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, लिंकेज का मतलब जीन के पास में रहने की जो प्रवृत्ति है उसे ही हम लोग लिंकेज कहते हैं। थ्योरी क्लास के अंदर अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा था। और अगर इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ढंग से करना है तो अपन को देखिएगा बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो लिंकेज होता है, पहली चीज तो क्या अपन को पता होना चाहिए, जो लिंकेज होता है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लिंकेज जहां पर ज्यादा होगा वहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? कम होगा। और अगर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करें तो यह डिस्टेंस बिटवीन जीन के, डिस्टेंस बिटवीन जीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, लिंकेज जो होगा वह कम होता रहेगा। फिजिकल डिस्टेंस जीन के बीच में जितनी बढ़ेगी लिंकेज कम होगा और रिकॉम्बिनेंट के बढ़ने की जो दर होगी वह क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर अपन एक और फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन जीन अगर बढ़ती है तो कह सकते हैं कि चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट का जो फॉर्मेशन है वह भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा हूं कि लिंकेज जो होता है वह क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लिंकेज बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर कम होगा, या क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज कम होगा। लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है वह डिस्टेंस बिटवीन जीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे जीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है लिंकेज क्या होता है? कम होता है। कि जीन के बीच में डिस्टेंस बिटवीन, अगर जीन की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन जीन की बात करें तो अगर ये बढ़ता है तो लिंकेज जो होगा वह क्या होगा बेटा? कम होगा। लिंकेज क्या होगा? कम होगा। और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर अगर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो रिकॉम्बिनेंट के बढ़ने की जो दर है वह भी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग, जो अपन ने डेटा बनाया इसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी रिलेटिवली मोर। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कब बढ़ जाएगा? कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज लेस। नहीं, अगर जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो उसके अंदर लिंकेज ज्यादा होगा, ना कि क्रॉसिंग ओवर। तो ये पहला ऑप्शन जो है वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज मोर। अगर मोर है तो लिंकेज क्या होगा बेटा? लिंकेज कम होगा। और अगर लिंकेज कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर जो है वह क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आपका जो आंसर जो है वह चला जाएगा सेकंड। दो जीन के बीच दूरी अगर अधिक होगी तो लिंकेज कम होगा। तो क्या होगा बेटा? संलग्नता कम होगी, संलग्नता कम होगी। और संलग्नता कम होगी तो जीन विनिमय क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? जीन विनिमय जो है वह ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? या तक कोई दिक्कत नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन
कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द स्ट्रेंथ, एनसीईआरटी क्लास 12th, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। ये अपन सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज ड्यू टू, पुनर्योगजों की उपस्थिति का कारण क्या है। बेटा अपन सब जानते हैं पुनर्योगज या जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब होता है बेटा, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट बनने का कारण क्या होता है, तो अपन सब जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के कारण, जो क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय होता है पैकाइटिन स्टेज के दौरान, यही रेस्पॉन्सिबल होता है रिकॉम्बिनेंट के बनने के लिए। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कब होता है बेटा, यह होता है अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था के दौरान, पैकाइटिन के दौरान, पैकाइटिन के दौरान आपको जीन विनिमय देखने को मिलता है। कब होता है बेटा, पैकाइटिन स्टेज ऑफ, पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट के दौरान आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, और क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट जो है वह बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, मॉर्गन कोइन द टर्म, ब्लैंक में उस टर्म का क्या दी थी वह लिखना है, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड द टर्म ब्लैंक है टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेंट। बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बेटा, थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ, लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स बेटा पहले, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं बेटा। थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने अपना काम जो है वह किया था फ्रूट फ्लाई के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला नाम से जानते हैं बेटा। इन्होंने एक वर्ड दिया था सहलग्नता, क्या वर्ड दिया था, सहलग्नता या लिंकेज जो शब्द है इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं कि मॉर्गन कोइन्ड द टर्म, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, लिंकेज, लिंकेज, कोइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन एंड on chromosome and the term recombinant to recombination, मतलब यहां पे recombination वर्ड भी उन्होंने ही दिया था बेटा, and recombination to describe the generation of non parental gene combination। तो क्या चला जाएगा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज ये नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेशन नहीं, लिंकेज एंड नॉन रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, संलग्नता और पुनर्योगज, यहां पर वर्ड जो है वह थॉमस हंट मॉर्गन ने दिए थे। क्लियर है चीज, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स, दे वर्कड विथ, क्या कह रहा है, थॉमस हंट मॉर्गन और उनके सहयोगियों द्वारा वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया गया। उन्होंने किस पर काम किया था बेटा, देखो अपन सब जानते हैं कि जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, यह दिया था सटन व बोवेरी ने। किसने दिया था, सटन व बोवेरी ने दिया था, सटन एंड बोवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था।
chromosomal theory of inheritance basically was given by Sutton and Boveri. बट इस सिद्धांत का प्रयोगात्मक जो प्रूफ दिया था वह दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, और थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने सभी प्रयोग, अभी अपन ने पढ़ा कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसे हम लोग फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, इस पर अपने प्रयोग किए थे। फ्रूट फ्लाई या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फल मक्खी के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर अपने प्रयोग किए थे। क्लियर है चीज? चलें आगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके। ये फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आगे अपन बात करेंगे फ्रूट फ्लाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के लिए कौन सा गलत है? विच इज इनकरेक्ट फॉर ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। बेटा ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के बारे में कुछ आपको कथन दे रखे हैं, इन कथनों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और पढ़ के यह पता लगाना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, इन्हें सरल कृत्रिम माध्यम पर उगाया जा सकता है। उगाया की जगह मतलब पर उत्पन्न किया जा सकता है, पर उत्पन्न यहां पर अगर लिख लो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो राइट है बेटा, ये गलत है नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एकल मैथुन से बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल यह कथन भी सही है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के अंदर एक ही बार के अंदर कई सारे प्रोजेनी जो है वह पैदा होती है, तो यह असत्य नहीं है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 7 वीक, नहीं बेटा 7 सप्ताह में नहीं होता है। कितने सप्ताह में होता है बेटा? 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट होता है। 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, इसलिए आंसर यह एक असत्य कथन है, यही आंसर हो जाएगा। देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, बिल्कुल लिंगों का स्पष्ट विभेदन इनके अंदर देखने को मिलता है। देखना बेटा यहीं पे एक पॉइंट्स लिख लेते हैं कि अगर अपन बात करें ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला के अंदर आपको लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? लैंगिक द्विरूपता। अब आप कहोगे सर लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? वो भी बता दूंगा बेटा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कि बेटा अगर एक लिंगी कोई जीव है और उस एक लिंगी जीव को अगर हम लोग किसी लक्षणों के आधार पर पहचान सकें कि यह नर है और यह मादा है, कि किसी एक लिंगी जीव में उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर सकें कि यह नर है और यह मादा है, तो उसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि किन्हीं एक लिंगी जीवों को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर नर व मादा के रूप में विभेदित किया जा सके तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। लैंगिक द्विरूपता कई प्रकार के एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे अपन बात करें ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलती है। ड्रोसोफिला इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एस्केरिस के अंदर देखने को मिलती है। एस्केरिस के अंदर जैसे मेंढक के अंदर आपके सिलेबस के अंदर है फ्रॉग, उसके अंदर देखने को मिलती है। ड्रोसोफिला की बात करें बेटा, ड्रोसोफिला के अंदर नर जो होता है वह छोटा होता है और मादा जो होती है वह कैसी होती है बेटा? बड़ी होती है। ठीक है, मादा कैसी होती है बेटा? बड़ी होती है। एस्केरिस के अंदर भी इसी तरह क्या होता है? नर जो होता है वह छोटा होता है और मादा जो होती है वह बड़ी होती है। ठीक है बेटा, ये आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 सप्ताह में पूरा होता है, वहां 4 सप्ताह दिया हुआ था। नेक्स्ट देखना बेटा, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप
found that when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked and showed. मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने पाया कि जब जीन एक ही गुणसूत्र पर समूहीकृत होते हैं तो कुछ जीन बहुत मजबूती से संलग्न तो होते हैं और दर्शाते हैं। बेटा देखना कि अगर किसी गुणसूत्र के ऊपर टाइटली लिंक्ड जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब वे एक दूसरे के बहुत ही पास पास में स्थित है, और अगर वो एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित है तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की जो कैपेसिटी होगी बहुत ही रेयर होगी, क्योंकि अगर टाइटली लिंक जीन है तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम होगा, तो उनके अंदर वेरी लो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लिख लो भली यहां पे पॉइंट कि टाइटली लिंक्ड जीन, अगर मैं कहता हूं कि टाइटली लिंक्ड जीन है, टाइटली लिंक्ड जीन है, इसका क्या मतलब है कि दे आर फिजिकली वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब है फिजिकली वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही पास पास में। अगर एक दूसरे के पास पास में है तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर जो होगा, क्रॉसिंग ओवर वेरी रेयर होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि लिंक्ड जीन है। अगर क्रॉसिंग ओवर लिंक रेयर होगा तो उनके अंदर वेरी लो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन का चांसेस होगा, वेरी लो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वह बहुत ही कम होगा, क्योंकि लिंक्ड जीन है। अपन कह सकते हैं कि टाइटली लिंक्ड को अपन लोग लिंक्ड जीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिंक्ड जीन, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा सहलग्न जीन। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अपन अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है यह कि उन्होंने पाया कि जब जीन एक ही गुणसूत्र पर समूहीकृत होते हैं, टाइटली पैक्ड है, तो कुछ जीन बहुत मजबूती से संलग्न होते हैं और दर्शाते हैं वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, हायर रिकॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बहुत ही कम जो है रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, बहुत नो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा बेटा। कभी भी रिकॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता, रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम 50% होता है, मिनिमम जीरो से ज्यादा होता है। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, या जिसको बोलते हैं फल मक्खी, जिसके ऊपर किसने काम किया था बेटा? जिसके ऊपर किया था थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने काम किया था। इसके बारे में बात करते हैं कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स। बिल्कुल ये बात तो सत्य है, इसलिए ये स्टेटमेंट आंसर नहीं हो सकता। सिंगल मेटेड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बिल्कुल ये भी सत्य है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इट हैज फ्यू हेरिडिटरी वेरिएशन, it has few hereditary variation that can be seen with high power microscope। वेरिएशंस तो होते हैं, लेकिन हाई पावर की जगह लो पावर माइक्रोस्कोप को भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लो पावर, क्योंकि मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। इट हैज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, बिल्कुल देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो ये आंसर आपका चला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 जो है वह चला जाएगा। क्लियर है? ये देखो बेटा, मेल छोटा होता है, फीमेल जो होती है वह बड़ी होती है। मेल ड्रोसोफिला जो होता है वह स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और ये जो होता है वह लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज। बिल्कुल क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। द एक्सपेरिमेंटल, ये टेक्स्ट क्या क्यों लिखा हुआ है, हटा देते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। किसने दिया था बेटा? सटन
एंड बोवेरी ने दिया था, और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था आपके थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने। ठीक है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर लिंग का निर्धारण, मनुष्य में संतानों का लिंग कैसे निर्धारित होता है। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, साइज ऑफ ओवम, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। माता का लिंग गुणसूत्र, अंडाणु का आकार, शुक्राणु का आकार, या पिता का लिंग गुणसूत्र। देखो बेटा, देखते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। बेटा पहली चीज तो लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है। किसी भी जीव की भ्रूणीय अवस्था के दौरान उसके जेंडर का डिटर्मिनेशन, जेंडर का डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर एट अर्ली embryonic development is called as sex determination, is called as sex determination। ठीक है, किसी भी जीव की भ्रूणीय अवस्था के दौरान उनमें लिंग का निर्धारण होना कि वह नर होगी या मादा होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे ही हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग तरह का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिंग का निर्धारण बाह्य वातावरण से होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों की सहायता से होता है। लिख लीजिए, ये भी पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा देता हूं। इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की सहायता से होता है। एंड सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इस तरीके के डिटर्मिनेशन को क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। अब देखो बेटा, अपन सब जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर दो तरीके के गुणसूत्र होते हैं। टोटल तो कितने होते हैं बेटा, टोटल होते हैं 46। एक जिनको बोलते हैं बेटा ऑटोसोम, ठीक है, या इन्हीं को अपन लोग बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमेटिक क्रोमोसोम। दूसरे होते हैं बेटा एलोसोम, जिनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम विच डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, जेंडर के डिटर्मिनेशन में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करते। दे आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक कैरेक्टर्स। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर सोमेटिक कैरेक्टर्स। और ये जो होते हैं एलोसोम, दे पार्टिसिपेट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, पार्टिसिपेट्स in determination of gender, जेंडर के डिटर्मिनेशन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं। ऑटोसोम कितने होते हैं बेटा, ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर्स, और एलोसोम कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा क्या होता है,
मैं कह रहा हूं ये है मेल, मेल जिसको अपन लिखते हैं 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, और यह है फीमेल जिसको लिखते हैं बेटा 44 प्लस एक्स एक्स। बेटा मेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या होगा बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा। तो मेल के अंदर दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होगा, टू टाइप ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म बनते हैं, दो तरीके के स्पर्म बनते हैं। एक स्पर्म बनेगा बेटा 22 प्लस एक्स वाला और एक स्पर्म बनेगा 22 प्लस वाई वाला। अगर यहां पर एग का फॉर्मेशन होता है, एग फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर सिंगल टाइप ऑफ एग बनता है, सिंगल टाइप ऑफ एग का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बनेगा बेटा, 22 प्लस एक्स। अब देखो बेटा, अगर ये वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो जाए तो क्या होगा बेटा, 44 प्लस एक्स एक्स मतलब गर्ल बनेगी, और अगर ये वाला फ्यूज हो जाए तो 44 प्लस एक्स वाई क्या बनेगा बेटा, बॉय बनेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लिंग का निर्धारण जो है वह किसके द्वारा होता है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय वाई क्रोमोजोम ऑफ फादर, वाई क्रोमोजोम ऑफ फादर। पिता के वाई गुणसूत्र से, पिता के वाई गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। तो बेटा देखिएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन था, अपन ने पढ़ा दिया। सेक्स क्रोमोजोम ऑफ फादर जो होता है पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा जो है मनुष्य के अंदर जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है। ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस होमोगेमेटिक मेल, होमोगेमेटिक निम्नलिखित में से किस में समयुग्मकी नर पाया जाता है। देखो बेटा ध्यान रखना, अलग अलग जीवों के अंदर लिंग का निर्धारण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अगर अपन बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स के अंदर आपको बेसिकली, बर्ड्स के अंदर जिनको पक्षी कहते हैं, पक्षी, पक्षियों के अंदर क्या है बेटा, ZW टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर मेल जो होता है, मेल को डिनोट किया जाता है Z से, मतलब होमोगेमेटिक है। कैसा है बेटा, होमोगेमेटिक। जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल होता है बेटा ZW, जिसको बोलते हैं हेटेरोगेमेटिक, मतलब अलग अलग तरीके क्रोमोसोम। मनुष्य के अंदर इसका उल्टा है, मनुष्य के अंदर हेटेरोगेमेटिक मेल है, होमोगेमेटिक फीमेल है। तो पक्षियों के अंदर आपको मेल जो है होमोगेमेटिक देखने को मिलता है। यहां पर स्टार लगा के पॉइंट लिख लो। ह्यूमन के अंदर मेल जो होता है XY मतलब हेटेरोगेमेटिक होता है, और फीमेल जो होती है XX होमोगेमेटिक होता है। ठीक है बेटा, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रासहॉपर, नर टिड्डे में कौन सा गुणसूत्रीय सेट पाया जाता है। देखो बेटा, अगर टिड्डे के अंदर बात करें, ग्रासहॉपर की बात करें, तो ग्रासहॉपर के अंदर XXX0, ग्रासहॉपर की बात करें तो कैसा बेटा, XXX0 टाइप देखने को मिलता है, XXX0 टाइप। ठीक है, इस तरह का बेटा थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के आधार पर अलग अलग तरीके का होता है, जैसे XXXY, ZW, XXX0। इसके अंदर जो मेल होता है, उसके अंदर जो आपको मेल की बात करें तो मेल जो होता है 2A प्लस X0 होता है, जबकि जो फीमेल होती है वह होती है 2A प्लस XX।
मतलब मेल के अंदर एक गुणसूत्र की कमी पाई जाती है, यह भी आप पॉइंट लिख लेना। मेल में एक गुणसूत्र की कमी होती है, कमी होती है ग्रॉस ऑपर या टिड्डे के अंदर। तो 2a प्लस x0 मेल ग्रॉस ऑपर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑटोसोम प्लस x0 गुणसूत्र जो है वो आपको देखने के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, इन मेल ग्रॉस ऑपर एंड मॉथ देयर आर 2 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड। मेल ग्रॉस ऑपर के साथ साथ अगर मॉथ की बात करें, अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है बेटा 2a प्लस x0, तो 2 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, ये रहे पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड ऑटोसोम एंड x ओनली, केवल x गुणसूत्र है वह देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। Which of the following symbol are used to representing sex chromosome of birds? अभी अपन ने पढ़ा कि बर्ड्स के अंदर ZZZW प्रकार का गुणसूत्रीय निर्धारण देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ZZZW प्रकार का जो है अपने अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट देखना अगला क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड आल्सो हैज 1 क्रोमोसोम मोर देन मेल। किस जीव में मादा समयुग्मकी होती है और उसमें नर की तुलना में एक गुणसूत्र अधिक होता है। अभी अपन ने पढ़ा जो ग्रॉस ऑपर जो है टिड्डा है, टिड्डे के अंदर आपको इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। टिड्डे के अंदर अगर बात करें मेल की, तो मेल को अपन लोग लिखते हैं 2a प्लस x0 और फीमेल को जो है लिखते हैं 2a प्लस xx। नर में एक गुणसूत्र कम होता है और मादा के अंदर एक गुणसूत्र जो होता है वह अधिक होता है, टिड्डे के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर टोटल फीमेल सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या n है तो मेल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा n-1 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंदर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन चिक फॉल्स। चूजों या मुर्गियों में लिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। बेटा पहले तो पता होना चाहिए कि चूजे के अंदर किस प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। तो अपन सब जानते हैं कि जो चिक फॉल्स होते हैं दे आर द बर्ड्स होते हैं, और बर्ड्स के अंदर अपन सब जानते हैं कि ZZZW प्रकार का या ZZZW प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ZZ क्या होता है बेटा, ZZ होता है मेल और ZW क्या होता है, ZW होता है आपके फीमेल। ZZ मेल होता है और ZW फीमेल होता है। तो इसके अंदर कौन निर्धारित करते हैं, लिंग का निर्धारण कौन करते हैं बेटा। देखो मेल जो हेटेरोगैमेटिक होता है वही लिंग निर्धारण करता है। ये एक पॉइंट आप लोग समझ लो कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय हेटेरोगैमेटिक पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर कौन सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, हेटेरोगैमेटिक कौन होता है, मेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें फॉल्स की बात करें तो इसके अंदर फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है, वही लिंग का निर्धारण करेगी। मतलब एग जो होता है, अंडा जो होता है वह लिंग का निर्धारण करता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखना बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फाइंड आउट दी करेक्ट मैच को सही मिलान का पता लगाएं। F1 रिजेंबल्स आइदर ऑफ दी 2 पेरेंट्स। F1 किसी एक जनक के समान है तो उसे अपन लोग डोमिनेंस या प्रभाविता कहते हैं। बिल्कुल यह जो है स्टेटमेंट आपके कैसा है बेटा, राइट है। यह स्टेटमेंट कैसा है बेटा, सत्य स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। F1 रिजेंबल्स इन बिटवीन, अगर F1 जो है दोनों के बीच का या मध्यवर्ती है तो उसे अपन लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है बेटा, राइट है। मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है बेटा, सत्य है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है
कि F1 रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, F1 यदि दोनों जनकों के समान है तो उसे कोडोमिनेंस या सप्रभाविता कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, राइट है, मतलब क्या है, यह स्टेटमेंट भी सत्य है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ऑल और दी अबव या उपरोक्त सभी जो है सही है, ऑल और करेक्ट जो है इसका आंसर चला जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर कोडोमिनेंस, ट्रू की बात कर रहा है, सप्रभाविता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है। बेटा पहली बात तो सप्रभाविता अपन को पता होनी चाहिए कि यदि F1 पीढ़ी दोनों पूर्वजों के लक्षण को प्रकट करे, क्या होता है बेटा, इफ F1 shows both the parental character, if F1 shows both parental character, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर ढूंढते हैं। फिनोटाइप ऑफ F1 रिजेंबल्स आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, F1 का लक्षण प्रारूप किसी एक जनक के समान होता है, नहीं भाई एक जनक के समान नहीं होता है, दो जनक के समान होता है, यह आंसर नहीं होगा। फिनोटाइप ऑफ F1 डिड नॉट रिजेंबल्स आइदर ऑफ टू पेरेंट, F1 का लक्षण प्रारूप दोनों जनकों में से किसी एक के भी समान नहीं होता, नहीं, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, यह भी आंसर नहीं होगा बेटा। फिनोटाइप ऑफ F1 रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, F1 का लक्षण प्रारूप दोनों जनकों के समान होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द फिनोटाइप ऑफ F1 रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, निम्नलिखित में से कौन बहुविकल्पी का एक अच्छा उदाहरण है। बेटा मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, समझिएगा। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील का मतलब होता है कि अगर किसी जीन के पास दो से अधिक युग्म विकल्पी उपस्थित है, इफ अ जीन possesses मोर देन टू एलील, क्या है, इफ अ जीन possesses more than two alleles, then the condition is called as multiple allele, multiple allelism। यदि किसी जीन के एक से अधिक युग्म विकल्पी उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बहुविकल्पी जीन कहते हैं या मल्टीपल एलील कहते हैं। इसका बेटा बेस्ट एग्जांपल जो है, उदाहरण जो है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह। बेटा मनुष्य में रक्त समूह के लिए जीन आई उत्तरदायी होता है, जिसके तीन युग्म विकल्पी होते हैं। एक होता है बेटा IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है I नॉट, या इसको स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्लड मल्टीपल एलील, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको देखने को मिलेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इन सिकल सेल एनीमिया, दात्रे कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया क्या है बेटा, देखते हैं। अगर अपन बात करें सिकल सेल एनीमिया की, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या जिसको बोलते हैं दात्रे कोशिका अरक्तता। बेटा क्या होता है बेटा, यह पहली चीज तो यह बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। इट इज अराइजेस ड्यू टू दी पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है, चेंज इन
चेंजेस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6 नंबर कार्बन पर बिंदु उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के 6 पोजीशन पर, 6 पोजीशन लिख लेते हैं, पोजीशन पर बिंदु उत्परिवर्तन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पॉइंट म्यूटेशन अकर, इंग्लिश में लिख लें, एट 6th पोजीशन, कार्बन पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पॉइंट म्यूटेशन अकर, पॉइंट म्यूटेशन अकर्स, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है बेटा, वेलिन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आरबीसी की जो शेप है वह सिकल शेप्ड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, सिकल शेप्ड हो जाती है। और आरबीसी का जो परिवहन है, रक्त के अंदर परिवहन जो है वह गड़बड़ हो जाता है। इसको कभी भी मलेरिया नहीं होता है, नो मलेरिया। क्यों? क्योंकि मलेरिया के पैरासाइट को रहने के लिए आरबीसी की फिक्स शेप चाहिए। तो ये आपको पॉइंट्स जो है सिकल सेल एनीमिया के आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया, दात्रे कोशिका अरक्तता में द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। उत्परिवर्ती हीमोग्लोबिन अणु कम ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकरण से गुजरता है, जिससे आरबीसी के आकार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन होगा, किसका, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, और जिसकी वजह से आरबीसी की जो शेप है वह चेंज हो जाएगी। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला की 6ठी स्थिति पर ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यह स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, राइट है। ठीक है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर हाई ऑक्सीजन टेंशन नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। उच्च ऑक्सीजन अवस्था में नहीं। अल्फा ग्लोबिन चेन इज मॉडिफाइड, नहीं बेटा, अल्फा नहीं, बीटा चेन जो होती है वह मॉडिफाइड होती है। ये राइट है, ये आपके रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। तो बेटा इसके 2 आंसर चले जाएंगे। आंसर ये भी राइट है और आंसर ये भी राइट है। कई बार हो जाता है दोनों आंसर जो है वह इसके अंदर राइट है। ठीक है, अपने तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, इसलिए क्वेश्चन आ गया है तो करवा दिया। ठीक है ना, क्यों रॉन्ग करें। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्किन के ऊपर। ठीक है, दोनों ही राइट है, उत्तर नोट कथन 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट द F1 वाज पिंक। बेटा आपको याद होना चाहिए कि स्नैपड्रैगन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। क्या देखने को मिलेगी, अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। क्लियर है, अरे क्लियर है क्या सर, क्लियर है। किसने देखा था, कॉल कॉरेंस ने देखा था। कब देखा था, याद नहीं करना अपन को। When the F1 was self-pollinated in F2 resulted in the following ratio। बिल्कुल सही है, ये रेशियो मिलता है। Above condition can be explained by, किसके द्वारा, अपूर्ण प्रभाविता को ही डेफिनेशन बता रहा है। अपूर्ण प्रभाविता की पूरी जो कहानी है वह गाथा गा रहा है इतनी बड़ी और आंसर निकला छोटा सा, मतलब वो वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कई बार होता है क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल डरने का नाम नहीं है। अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। खुद के ऊपर अगर आप लोग कॉन्फिडेंस रखोगे
तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं होगा। कहता है ना कि कॉन्फिडेंस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस से आदमी जो है, मनुष्य जो है वह परफेक्ट बन सकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस अगर है तो मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी किया जा सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना, क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप एलील IA एंड IB इफ प्रेजेंट टुगेदर देन एबीओ रक्त समूह के मामले में एलील IA और IB, इसको बेटा इस तरीके से पढ़ना, IA को इस तरीके से पढ़ना, ठीक है ना, और IB को इस तरीके से पढ़ना। जब टाइप करते हैं थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। यदि एक साथ उपस्थित हो तो क्या होगा? देखो बेटा, अगर दोनों साथ में तो ये को डोमिनेंस, अगर टुगेदर है तो क्या एक्सप्रेस करेंगे? दे एक्सप्रेस को डोमिनेंस, दे एक्सप्रेस को डोमिनेंस। ओनली IA एलील एक्सप्रेस, नहीं ऐसा नहीं होगा। ओनली IB एलील एक्सप्रेस, नहीं ऐसा नहीं होगा। बोथ IA एंड IB एलील एक्सप्रेस, IA और IB दोनों एलील स्वयं को व्यक्त करते हैं। क्लियर चीज है? चलते हैं आगे की तरफ। मनुष्य का जो रक्त समूह जो होता है वह प्रभाविता के साथ साथ सप्रभाविता भी प्रदर्शित करता है। क्लियर चीज? चलिए आगे। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति का मतलब क्या होता है कि द कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। बहुजीनी वंशागति का मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। एक से अधिक जीन अगर लक्षण के निर्धारण के लिए उत्तरदायी हो तो उसको अपन लोग बहुजीनी वंशागति कहते हैं। मतलब एक लक्षण के लिए, एक लक्षण हेतु एक से अधिक जीन उत्तरदायी हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुजीनी वंशागति। और बहुजीनी वंशागति का बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन के अंदर है स्किन कलर। मनुष्य की जो त्वचा का रंग होता है यही इसका एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से दे रखा है। तो मनुष्य में जो त्वचा का रंग होता है उसके लिए एक से अधिक जीन जो होते हैं वह उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर, जीन होते हैं बेटा, जीन A, जीन B, जीन C, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, when certain character is inherited only through the female parent it probably represent the case of, जब कोई विशिष्ट लक्षण केवल मादा जनक के माध्यम से वंशागत होता है तो यह संभवतः किसका मामला होता है? बेटा यह जो मामला होता है यह मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मेंडेलियन केंद्रीय वंशागति, नहीं भाई इसका नहीं होता है, ठीक है, इसका नहीं होता है। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति, नहीं इसका भी नहीं होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य वंशागति का यह एग्जाम्पल होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नहीं है। अब कई बच्चों के मामले में यह आएगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो बेटा जो जाइगोट होता है रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल फॉर्म दी मैटरनल ओवम नॉट फॉर्म दी स्पर्म। जो भी साइटोप्लाज्मिक इन मेटेरियल होते हैं वह दे आर कम फ्रॉम दी मैटरनल ओवम, स्पर्म से नहीं आते हैं। कि अगर वो फीमेल से आ रहा है तो वो उसका मतलब है कि फीमेल का मतलब फीमेल जो है एग जो ला रही है वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही होता है। साइटोप्लाज्म जो पूरा होता है वह एग से ही ऑब्टेन्ड होता है। सिंपल सा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसको इससे पढ़ना है तो देख लो भली। द जाइगोट रिसीव ऑलमोस्ट ऑल इट्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम दी मैटरनल ओवम नॉट दी स्पर्म, फ्रॉम दी मैटरनल ओवम नॉट दी फ्रॉम दी स्पर्म। साइटोप्लाज्म जो होता है एग का, जाइगोट का, वह पूरा का पूरा कहां से मिलता है बेटा? वह स्पर्म से न मिलकर एग से मिलता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वह फीमेल के लिए याद रखना अपन को, ठीक है। नेक्स्ट देखना, अच्छा आगे चले गए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन, केंद्रिक बाह्य वंशागति किसमें जीन के कारण उपस्थित होती है? बेटा याद रखना कि ह्यूमन के अंदर
दो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलिस है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। पहली बात तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या है बेटा, दो है, होते क्या है वो बाद में बताता हूं। दो है, एक तो है बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया और एक है आपके क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका और इसको हिंदी में बोला जाता है आपके हरित लवक। ठीक है बेटा, सेमी ऑटोनॉमस का हिंदी में बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। बेटा ऐसे कोशिकांग जो अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, स्वयं का डीएनए प्रेजेंट होता है, स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं बेटा एमटी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसके अंदर जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं बेटा सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए की उपस्थिति के कारण ये अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं के डीएनए से करते हैं, स्वयं के डीएनए से करते हैं। इसके लिए वह कोशिका द्रव्य के राइबोसोम पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इनके कारण क्या होता है? इनके कारण आपको जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देखने को मिलती है। देख लीजिएगा ऑप्शन के अंदर कहां पर है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन लाइसोसोम एंड राइबोसोम। नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के कारण आपको देखने को मिलती है, बिकॉज दे आर द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर है चीज? क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक मैं पानी पीता हूं। If a cross is made between two individual each having genotype BB, एक क्रॉस किया है किसके बीच में? इनके बीच में। ठीक है, इस लाइन का तो ये मतलब है। टू ऑफस्प्रिंग आर ऑब्टेन्ड, दो ऑफस्प्रिंग बनी। आउट ऑफ दीज फर्स्ट हैज डोमिनेंट ट्रेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ऑफस्प्रिंग विल एक्सिबिट रेसेसिव ट्रेट? बेटा क्या कह रहा है कि एक कोई जीनोटाइप है उसमें क्रॉस किया और यह बताया कि इसमें से पहली जो पीढ़ी है उसमें प्रभावी विशेषक उत्पन्न हुआ, तो पूछ रहा है कि दूसरी संतति में अप्रभावी विशेषक, दूसरी संतति में अप्रभावी विशेषक प्रदर्शित होने की क्या प्रायिकता होगी? बेटा देखना, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि निषेचन जो है वह एक टोटली इंडिपेंडेंट या अपन कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र घटना है। अगर जो फर्स्ट जो प्रोजेनी है उसके फिनोटाइप ऑफ फर्स्ट ऑफस्प्रिंग डू नॉट अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ सेकंड ऑफस्प्रिंग। पॉइंट लिख लीजिएगा भले, इसको इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि फर्टिलाइजेशन इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट। fertilization is a independent event। इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि फिनोटाइप ऑफ फर्स्ट प्रोजेनी, फिनोटाइप ऑफ फर्स्ट प्रोजेनी
डज नॉट affects phenotype of second progeny. Phenotype of second progeny. एक पहले वाले का जो भी फिनोटाइप होगा वह दूसरे वाले के फिनोटाइप को कोई भी प्रभावित नहीं करेगा. ये क्रॉस कह रहा है इनके बीच में बी बी और इनके बीच में अगर क्रॉस करेंगे तो ये कहला कि पहला जो है वह प्रभावी लक्षण को प्रकट किया तो दूसरा जो है वह उसके अप्रभावी होने के चांसेस क्या होंगे, दूसरे के अप्रभावी होने के चांसेस क्या होंगे. ये कह रहा है दूसरे के अप्रभावी होने के चांसेस क्या होंगे बेटा. सभी का इन चारों का यहाँ पे अपन क्रॉस करते हैं तो इसके भी आने के चांसेस क्या है बेटा 25% है. इसके भी आने के चांसेस क्या है बेटा 25% है. इसके भी आने के चांसेस क्या है बेटा 25% है. इसके भी आने के चांसेस क्या है बेटा 25% है. तो या अपन कह सकते हैं इसके आने के चांसेस 1/4 है, इसके आने के चांसेस है 1/4, इसके आने के चांसेस है 1/4, इसके आने के चांसेस कितने हैं 1/4. तो यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा 1/4 जो है आंसर चला जाएगा. ठीक है, क्लियर है बेटा. नेक्स्ट देखना बेटा 1/4 जो है आंसर मिल गया आपको. अ फैमिली हैज 5 गर्ल्स. एक फैमिली के अंदर 5 लड़कियां हैं एंड नो सन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ सन एज 6th चाइल्ड इज. बेटा देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं. आप इसके अंदर मैथ लगाते हो, सांख्यिकी लगाते हो, स्टैटिक्स लगाते हो, लेकिन बस कुछ भी नहीं लगाना. मैं कह रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन हो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर क्या होता है. ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली रिलाइज हेट्रोगेमी के ऊपर रिलाइज करता है कि उसके अंदर 50% एक्स क्रोमोसोम और 50% वाई बियरिंग क्रोमोसोम बनते हैं. इसका मतलब जो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी होती है वह 50-50% होती है. लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ध्यान रखना कि ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली ध्यान रखना ह्यूमन इंपॉर्टेंट है. अगेन कह रहा हूं अच्छा डेटा है. ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन relies on male heterogamy, male heterogamy के ऊपर रिलाइज होती है. ह्यूमन मेल के अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम्स बनते हैं. ह्यूमन मेल प्रोड्यूस्ड 50% sperm with X chromosome and 50% sperm with Y chromosome. इसका मतलब the probability of girl and boy is 50-50% इज दैट. कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो कि भाई एक परिवार में 10 लड़के हो गए, 11वें के लड़की होने की क्या संभावना होगी, लड़का होने की 50% है. ठीक है, कोई आपको किसी भी तरह का कंफ्यूज नहीं लेना है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फैमिली हैज 5 गर्ल्स है, कोई दिक्कत नहीं है. 50-50% जो होती है वह चांसेस जो है वह देखने को मिलता है. इंपॉर्टेंट है, अच्छा है. नहीं तो इसमें क्या है, बच्चे बेटा मैथ लगाते हैं, गणित लगाते हैं, स्टैटिक्स लगाते हैं, सांख्यिकी लगाते हैं, अपने फिजिक्स के जो भी आप लोग फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो वो लगाते हो. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फंडा होता है वो आपको लगाना है. अगला क्वेश्चन देखना बेटा. अ टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटेड. हाउ मेनी seedlings would have the parental genotype. रंजकहीनता के लिए विषम युग्मजी एक तंबाकू के पौधे में स्वपरागण किया जाता है. ठीक है, और उसके बाद 1200 बीज अंकुरित होते हैं. कितने नवोद्भिदों का जीनोटाइप पितृक होगा. बेटा अपन सब जानते हैं कि एल्बिनिज्म जो है टोबैको के अंदर ऑटोसोमल करेक्टर है. तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 टोबैको के विषम युग्मजी पादपों को क्रॉस करवाया. देखो बेटा क्या करवाया, 2 टोबैको प्लांट है, विषम युग्मजी है, तो अपन इसको क्रॉस कर लेते हैं. ठीक है,
बेटा इसको क्रॉस करेंगे तो अपन सब जानते हैं कि इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, देख लो भाई, क्या ये मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कैपिटल ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको इससे किया कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको इससे किया तो स्मॉल ए, अपन को क्या मिले बेटा, ए और ए, ये कितना मिला, एक, ये कितना मिला, 2, और ये कितना मिला, 1। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल जो है वो 1200 सीड्स मिले, तो इसमें पेरेंटल जीनोटाइप कितने हैं, टोटल कितना है बेटा, 1200। बेटा ये क्या होगा बेटा, ये पेरेंटल होगा या नॉन पेरेंटल होगा, ये पेरेंटल नहीं है, ये कैसा है बेटा, नॉन पेरेंटल है, क्योंकि पेरेंट कैसे है बेटा, पेरेंट ऐसे हैं, ये क्या है, नॉन पेरेंटल है। ये क्या है बेटा, ये दोनों, सॉरी एक मिनट, ये कौन से हैं बेटा, ये है आपके पेरेंटल, और ये कौन सा है बेटा, नॉन पेरेंटल, ये है आपके नॉन पेरेंटल, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो पेरेंटल 1200 के अंदर कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, तो नहीं 4 के अंदर कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, तो 4 के अंदर 2 मिलते हैं, 1200 के अंदर कितना मिल जाएगा, 2/1200, 2/1200, ठीक है। या अपन कह सकते हैं अगर एक मिनट ऐसे कर लो, पेरेंटल कितना है, 4 में 2 है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 2/4, तो 1200 में कितने हो जाएंगे, 2/4 इंटू 1200, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या चला जाएगा, 600 आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 600 आपकी स्टेटमेंट सेकंड के अंदर रहा है। 600 -600 नहीं है बेटा, बेसिकली अब आपको क्या बताएं, हिंदी को इंग्लिश में करते वक्त या इंग्लिश को हिंदी में करते वक्त कई तरह की दिक्कतों का, टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर भी मेरे बच्चे, मुझे पता है कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, वो मैटर को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ना कि किसी टेक्निकल एरर को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, निकाल दिया अपन ने, नेक्स्ट देखना, ब्लू आई कलर इज इन ह्यूमन इज रेसेसिव टू ब्राउन आई कलर। ब्लू आई रेसेसिव है ब्राउन आई पर। द एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ ब्लू आइड वुमन एंड अ ब्राउन आई मैन। ये कह रहा है ब्लू कलर रेसेसिव टू ब्राउन कलर। ब्लू, देखो बेटा इस क्वेश्चन को यहीं पे कर लेते हैं कि क्या कह रहा है, ब्लू आई कलर इज रेसेसिव टू ब्राउन आई। ब्लू जो है, ब्लू इज रेसेसिव टू ब्राउन आई, ब्राउन, ब्लू रेसेसिव है ब्राउन आई से, और कह रहा है कि ब्लू आइड की मैरिज हुई, ब्लू आइड मैरिज वुमेन, ब्लू फीमेल की शादी हुई किसके साथ में, ब्लू आइड, ब्राउन आइड मेल, ब्राउन मेल के साथ, और कह रहा है इस ब्राउन की मां जो है वह ब्लू आइड है, इस ब्राउन की मदर जो है वह है ब्लू वाली। तो बेटा देखो अपन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं नए पेज पे ही कर लेता हूं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से अपन इसको करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा किस तरीके से आपको जो मेथड अपनाना है वो कुछ इस तरीके का अपनाना है, जैसे जैसे मैं मेथड बता रहा हूं। पहले तो आपको लिखना है कि कौन डोमिनेंट है, कौन रेसेसिव है, कौन डोमिनेंट है और कौन रेसेसिव है। ब्लू कलर जो है वह रेसेसिव है ब्राउन के लिए, ब्लू कलर इज रेसेसिव टू ब्राउन कलर, ठीक है। ब्लू कलर जो रेसेसिव है, और ये कह रहा है कि ब्लू कलर की फीमेल, ब्लू आइड जो फीमेल है, फीमेल ब्लू आइड फीमेल का क्रॉस किया है या मैरिज की है ब्राउन आइड मेल के साथ, ब्राउन आइड मेल के साथ, ठीक है। लेकिन इस मेल की जो मदर है उसके ब्लू आंख है, इस मेल की मदर के कैसी आंखें है बेटा, ब्लू है, ब्लू आइड मदर है बेटा। ब्लू जो है वह रेसेसिव है, ब्लू जो है वह रेसेसिव है, और रेसेसिव
ब्लू रेसेसिव है तो वो अपना इफेक्ट कब शो करेगा, जब वह होमोजाइगस स्टेज के अंदर का। तो ब्लू अपन सब जानते हैं कि ब्लू जो है वह एक रेसेसिव करेक्टर है, रेसेसिव है। तो रेसेसिव अपना इफेक्ट कब शो करेगा, ये इफेक्ट शो करेगा, यह इफेक्ट शो करेगा होमोजाइगस स्टेज के अंदर। सही बात है कि यह अपना इफेक्ट कब शो करेगा, होमोजाइगस। इसका मतलब ये कैसा है, ऐसा है, ठीक है। अगर ये ऐसी है तो 101% ये कैसा होगा, ये हेटेरोगैमेटिक होगा। ये कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। और ये है ब्लू तो ये क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब इनको अपन लोग क्रॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल क्रॉस कर लूंगा। इधर ले लेते हैं इसको और इधर ले लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, ब्लू कलर इज रेसेसिव टू ब्राउन। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके ब्राउन। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू। ये कैसा होगा, ब्राउन। ये कैसा हो जाएगा, ब्लू। कहने का मतलब ब्राउन जो है वह 50% और ब्लू भी जो है वह 50%। 50% आपको कैसे मिलेंगे बेटा, ब्राउन आइड मिलेंगे, और 50% ही कैसे मिलेंगे बेटा, ब्लू आई वाले मिलेंगे। इसमें ब्राउन में भी 50% जो है वह आपको मिलेंगे होमोगैमेटिक। कैसे मिलेंगे, होमो। और 50% कैसे मिलेंगे बेटा, हेटेरो मिलेंगे। ध्यान रखना, हेटेरो। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ऑल ब्लैक आई नहीं भाई, ऑल ब्लैक आई नहीं मिलेंगे। ब्लू आइड, ब्राउन आई ब्लू एंड ब्राउन आइड हु हैड ब्लू आइड विल बी। ऑल ब्लैक आई नहीं, ऑल ब्लू आइड नहीं। अभी क्रॉस, अगर क्रॉस का रिजल्ट यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख लो ताकि आपको इजी हो जाए। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल। एक मिनट उल्टा कर दिया, उल्टा स्मॉल बी से करना है ना। स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। एक मिनट यहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ गड़बड़ किया हुआ है। एक मिनट, यहाँ अपन ने गड़बड़ किया है। स्मॉल बी, ये स्मॉल बी का क्रॉस करना था, सही किया है ना। कैपिटल बी, ये कैपिटल बी यहाँ की, मैं कह रहा हूँ यहाँ मैंने अपन ने गड़बड़ की है, ये वाला गड़बड़ किया। स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। ब्राउन, ये 50%, ये जो होंगे वो टोटली ब्राउन होंगे। ठीक है, तो इसको क्रॉस को वापस यहाँ पे कर लो भली। अब क्या कह रहा है, ये कैसे होंगे बेटा, ये होंगे आपके ब्राउन। ये कैसे होंगे, ये होंगे ब्लू। ये कैसे होंगे, ये होंगे ब्राउन। और ये कैसे होंगे, ये होंगे ब्लू। ऑल ब्लैक आइड नहीं, ऑल ब्लू आइड नहीं, ऑल ब्राउन आइड नहीं। वन ब्लू आइड एंड वन ब्राउन आइड, वन ब्लू आइड एंड वन, ये ब्राउन और ये भी ब्राउन और ये ब्लू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट एक ही बनेगा ना, इसलिए ये दो, ये वाला आपको हटा देगा। ठीक है, वन ब्लू आइड एंड वन ब्राउन आइड जो है वो फीमेल देखने को मिलेगी। फीमेल या फीमेल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। ये देखो बेटा क्रॉस किया, अगर यहाँ पर इसको हटा दो भले, एक ही गैमेट से एक ही गैमेट बनेगा ना, तो इसलिए वो 50% वाला। एक पुरुष जिसके पिता वर्णाद थे एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसकी मां वर्णाद थी। ठीक है, जिसकी मां वर्णाद थी और पिता सामान्य थे। इस दंपति में कितने प्रतिशत नर बच्चे वर्णाद होंगे। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक मैन है जिसके पिता जो है वह कलर ब्लाइंड थे। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर अपन को करना है तो अपन को इस कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस पूरी पता होनी चाहिए। तो अपन लिख लेते हैं यहां पर इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। टॉपिक ही समझा देता हूं, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। बेटा पहली बात तो कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, वर्णांधता, जिसको हिंदी में लिखते हैं बेटा वर्णांधता। व्यक्ति जो होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है, वह रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाता। रंगों में विभेद नहीं होता। किसमें विभेद नहीं होता बेटा, रंगों में विभेद नहीं कर पाता, नहीं
कर पाता। बेसिकली बेटा कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है बेटा ये? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है, अप्रभावी विकार है। ठीक है, इसका मतलब मेल जो होगा, इसका मतलब अगर मेल को रोगी होना है तो एक ही एलील काफी है। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर मेल जो है, अगर मेल का एक मेल को अगर मेल रोगी कब हो जाएगा? इफ वन म्यूटेंट एलील इज प्रेजेंट, एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। लेकिन फीमेल को रोगी होने के लिए टू म्यूटेंट एलील्स जो होते हैं वह उपस्थित होने पर ही होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेल यहां पर मेल जो होगा वह दो प्रकार के, जैसे एक्स वाई, इसको अपन लिखेंगे नॉर्मल, और इसको एक्स सी वाई, इसको क्या लिखेंगे बेटा? रोगी। क्या लिखेंगे बेटा? रोगी लिखा जाएगा। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है। फीमेल जो होती है वह इसमें तीन तरह की होगी। एक तो होगी बेटा एक्स एक्स, इसको लिखेंगे बेटा सामान्य। एक लिखेंगे अगर एक ही म्यूटेंट एलील है एक्स सी एक्स, ये क्या हो जाएगी? सामान्य लेकिन वाहक, सामान्य लेकिन वाहक। और एक क्या हो जाएगा बेटा? एक्स सी, इसको क्या लिखेंगे? रोगी लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसको रोगी लिखा जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपको डेटा पहले याद होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को यहां पर फ्रेम आउट करते हैं। मैं यहीं पे कर लूंगा, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन चेंज करके अपन यहीं पे ले लेंगे। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक पुरुष है जो उसका फादर जो है वह कलर ब्लाइंड है। बेटा फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो उससे उस मैन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो कलर ब्लाइंड का जो जीन है वह तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और फादर से एक बच्चा जो है वह हमेशा वाई क्रोमोसोम ऑब्टेन करता है। तो यहां पर जो मेल होगा वह तो नॉर्मल होगा। पहले तो अपन को यही पता लगाना कि मेल कैसा होगा। मेल कैसा होगा बेटा? नॉर्मल होगा। कैसा होगा? नॉर्मल। मेल जो होगा वह नॉर्मल होगा, क्योंकि मेल ऑलवेज रिसीव वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, एंड वुमेन हु हैड ए कलर ब्लाइंड मदर, लेकिन जो वुमेन होगी वह एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से ऑब्टेन करती है। तो यहां पर जो फीमेल होगी वह कैरियर होगी। फीमेल कैसी होगी बेटा? कैरियर होगी। कैरियर होगी, कैरियर को लिखा जाता है एक्स सी एक्स। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के अंदर कपल को क्रॉस कर लो, उससे अकॉर्डिंग अपन आंसर जो है वह निकाल लेंगे। चलते हैं, एक मिनट, क्रॉस करते हैं। इस क्रॉस को अच्छे तरीके से करेंगे और आंसर जो है वो आपके सामने जो है बिल्कुल करेक्ट लाएंगे। एक इधर लिख लो एक्स सी एक्स और इधर लिख लो एक्स वाई। इसको इससे क्रॉस किया, क्या आया? एक्स सी, ऊपर लिखते हैं थोड़ा ताकि नीचे अपन कुछ लिख सके। एक्स सी एक्स, इसको किया एक्स एक्स, इसको किया एक्स सी वाई, इसको किया एक्स वाई। ये कैसी होगी बेटा? वाहक मादा। ये कैसी होगी? वाहक मादा। सामान्य भी कह सकते हैं इसको। ये कैसी होगी? सामान्य मादा। सामान्य मादा। ये कैसी होगी बेटा? रोगी नर। और ये कैसा होगा बेटा? सामान्य नर। अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं। 50% क्या कह रहा है? कितने नर बच्चे, कितने नर बच्चे वर्णांध होंगे?
मेल चिल्ड्रन के वर्णांत होने की कैपेसिटी कितनी होगी बेटा? 50% जो है वह आपको देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 50%। 50% जो है ये देख लो बेटा, यहाँ पर इस डेटा से भी कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये डेटा क्या कह रहा है कि 50% बच्चे नर बच्चे जो होंगे वो रोगी होंगे, 50% सामान्य होंगे। रोगी महिलाएं कितनी होगी? 0%। कितनी प्रतिशत महिलाएं आपके वाक होगी? 50% महिलाएं जो होती है वह इसमें वाक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, ये अपन ने कर लिया। अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वाली एक मानव मादा। पहले बात तो टर्नर सिंड्रोम होता क्या है? टर्नर सिंड्रोम होता है बेटा 44 प्लस x0, 44 प्लस x0। 44 प्लस x0 का मतलब क्या है कि बेसिकली इसके अंदर एक x क्रोमोसोम जो है वह कम होता है। टोटल मादा के अंदर 45 गुणसूत्र होते हैं, तो हैज 45 क्रोमोसोम विथ x0 में 45 गुणसूत्र x0 के साथ होते हैं। हैज 1 एडिशनल x क्रोमोसोम नहीं होता है, यही आंसर है बेटा। एक्सबिट मेल कैरेक्टर को एक्सबिट नहीं करते हैं। इट इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड, नहीं। स्टेराइल जो है, स्टेराइल फीमेल होती है विथ रूडिमेंट्री ओवेरीज। ये क्या होती है बेटा? टर्नर सिंड्रोम वाली जो महिला होती है, स्टेराइल फीमेल होती है, स्टेराइल फीमेल विथ रूडिमेंट्री ओवेरीज, रूडिमेंट्री ओवेरीज, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है, 44 प्लस x0, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन ये चला जाएगा। ठीक है, सिंड्रोम। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। एक रक्त समूह ए वाला एक पुरुष रक्त समूह बी वाली स्त्री से विवाह करता है तो उनके संतानों के सभी संभावित रक्त समूह क्या होंगे? बेटा देखो, ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन अगर अपन लोग करना चाहें तो ब्लड ग्रुप के अंदर ये कह रहा है कि एक ए ब्लड ग्रुप का मेल है, मेल कह रहा है फीमेल कह रहे हैं, फीमेल मेल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ए ब्लड ग्रुप जो है, ए ब्लड ग्रुप वाले का शादी कर रहा है बी ब्लड ग्रुप से, तो बेटा कहीं कुछ भी नहीं दे रखा कि ए कैसा है, तो इसको क्या मानना है बेटा? इस ए को मानना है I0 भी माना जा सकता है और इसको मानना है I0। तो इसको अगर अपन लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, मैं ब्लड ग्रुप अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, IA I0 IB I0, इसको क्रॉस करो IA IB, इसको क्रॉस करो IB I0, इसको क्रॉस करो IA I0, इसको क्रॉस करो I0 I0। तो ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ये ब्लड ग्रुप आएगा बेटा AB। ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा? B। ये ब्लड ग्रुप क्या आएगा? A। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? O। तो मतलब A भी मिला, B भी मिला, AB भी मिलेगा और O भी मिलेगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर बेटा मैं ब्लड ग्रुप एक बार आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, बड़ा पूरा का पूरा क्वेश्चन के अंदर जब आएंगे तब पढ़ा दूंगा, तो यहाँ पर आंसर सेकंड जो है वह आपको मिल जाएगा। ए ब्लड ग्रुप भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए बी भी मिलेगा और आपको जो है ओ ब्लड ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा। बेटा एक मिनट मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, तब तक थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। हेलो हेलो, ठीक है, ओके। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये अपन ने कर लिया। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इन पी प्लांट वर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के कितने पेयर काम में लिए थे बेटा मेंडल ने? मटर के पौधों में विपरीत लोग कितने जोड़ों का अध्ययन किया था? तो अपन सब जानते हैं कि 7 जोड़ों का जो है वह अध्ययन किया गया था। 7 जोड़ों का अध्ययन जो है मेंडल ने 7
विपर्यासी लक्षण 14 लक्षण थे और 14 लक्षणों को अपन लोग क्या बोलते हैं, 7 पेयर्स, सॉरी 7 लक्षण थे ना, 14 लक्षण का क्या है रे, मिट जा, एक मिनट रुको, अब मिटाते हैं, क्या बात है, अब लिखते हैं। कितने थे बेटा, 7 लक्षण थे और 14 जो है वह आपके विपर्यासी या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। विपर्यासी लक्षण या जिसको बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रास्टिंग जो है कैरेक्टर जो है आपको देखने को मिले थे, उसने मेंडल साहब ने जो अपने प्रयोग के लिए लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट ऑन, बहुविकल्पी उपस्थित होते हैं। मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, 3 और मोर वेरिएंट ऑफ सेम जीन। 3 मल्टीपल एलील का मतलब 3 2 या 2 से ज्यादा 3 या 3 से अधिक, ठीक है, एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, एट द सेम लोकस ऑफ दिस क्रोमोसोम, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। बताइए बेटा क्या होता है बेटा, एट द सेम लोकस, जो मल्टीपल एलील जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम के सेम लोकस पर जो है वह गुणसूत्र के एक ही स्थान पर या एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एलील्स है, युग्म विकल्पी क्या है। एलील का क्या मतलब होता है बेटा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिव forms of a gene are called as allele। एलील शब्द किसने दिया था, एलील शब्द जो है वैज्ञानिक मेंडल साहब ने दिया था। ये क्या होता है बेटा, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, 2 बार लिखा हुआ, इसको एक को काट दो, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है एक जीन जो है स्लाइटली मॉलिक्यूलर डिफरेंस, उन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं। ये देखो बेटा ATC GCA ये एक जीन है, ये दोनों एक ही जीन के 2 वेरिएंट है, लेकिन G की जगह T आ गया तो ये इसका स्लाइटली जो है वो डिफरेंट हो गया कि बोथ आर, इसको अगर इसकी अगर लिखें डिफरेंट वेरिएंट ऑफ सेम जीन, डिफरेंट वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ सेम जीन के ही 2 डिफरेंट वेरिएंट है जिनका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, यही एलील जो है वह होते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बेटा, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, Which is the most common mechanism of genetic variations in the population of sexual reproducing organism? लैंगिक जनन करने वाले जीवों की समष्टि में आनुवंशिक विभिन्नता का सबसे सामान्य तंत्र कौन सा होता है। बेटा अपन सब जानते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर, लैंगिक जनन जो भी जीव करते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस देखने को मिलता है। और देखो बेटा मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस फर्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं पैकाइटीन स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, पैकाइटीन स्टेज। और इस पैकाइटीन स्टेज के दौरान आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जीन विनिमय देखने को मिलता है, और इसी जीन विनिमय के कारण आपको आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसडक्शन, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, क्रॉसिंग ओवर को ही अपन लोग रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। आंसर जो है वो आपके 3rd चला जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, मटर के पौधों पर अपने क्लासिकल प्रयोग में मेंडल ने
उपयोग नहीं किया। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। बेटा अपन सब जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों का उपयोग किया था। इन्हीं 7 लक्षणों को अपन कह सकते हैं 14 विपर्यासी लक्षण कह सकते हैं। और क्या क्या 7 कैरेक्टर थे, उनमें से कौन सा इसमें नहीं है? देखो बेटा, फ्लावर पोजीशन, बिल्कुल फ्लावर की पोजीशन उसने काम में ली थी, तो ये आंसर नहीं होगा। सीड कलर बीज का रंग, ये भी उसने काम में लिया था। पॉड लेंथ, फली की लंबाई, पॉड की लेंथ नहीं, शेप और कलर काम में लिया था, आंसर यही चला जाएगा। सीड की शेप काम में ली थी, तो यहां पर जो आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड जो है वह आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन बी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन बी प्लांट। ठीक है, when the F1 plant were self, the resulting genotype were in the ratio of। देखो बेटा, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट टॉल है, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को आपस में क्रॉस किया, when the F1 plant were self। F1 प्लांट देखो बेटा, ये देखो यहां पर मुझे बताओ, टॉल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, और ड्रॉप हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्मॉल टी। अगर अपन कैपिटल टी स्मॉल, सॉरी एक मिनट, कहां जा रहा है, इसको इससे क्रॉस करोगे तो जो F1 मिलेगी वह होगी हेटेरोजाइगस। ये है F1 हेटेरोजाइगस। अब कह रहा है F1 प्लांट्स वर सेल्फ, द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ। अगर इसको अपन लोग क्रॉस करेंगे तो एक मिनट, यहां नहीं करके यहां कर लेते हैं क्रॉस। इसको मैं क्रॉस करता हूं, कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो अपन को कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अपन को जो रेशियो मिलेगा वह क्या मिलेगा बेटा? 1:2:1। और ये क्या होंगे बेटा? ये होंगे कैपिटल टी, ये क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या होंगे? स्मॉल टी। इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं 1:2:1। टॉल होमोजाइगस, बिल्कुल सही बात है। टॉल हेटेरोजाइगस, सही बात है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल गया। क्लियर है चीज? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द टर्म लिंकेज वॉज गिवन बाय, संलग्नता शब्द किसने दिया था? संलग्नता जो शब्द है वह दिया था थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर, ड्रोसोफिला या जिसको अपन लोग फल मक्खी के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर अपने प्रयोग किए थे, और प्रयोग के दौरान उन्होंने लिंकेज या संलग्नता शब्द जो है वह दिया था। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन, पिक आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से अपन को पिक आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। पहला कह रहा है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, तो ए जो है यहां पे लिख लेता हूं, ए जो है वह राइट है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू दी एन्यूप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम अपन सब जानते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी ट्राइसोमी ऑफ डाउन सिंड्रोम आपको पढ़ाया था, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम। यहां पे लिख लेता हूं बेटा, डाउन जो सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इट इज ड्यू टू दी एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल सही बात है, एन्यूप्लॉइडी होती है। बी भी जो है वह आपको करेक्ट है, बी भी जो है वह राइट है। फिनाइल कीटोन यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, पी की यू जो है वह ऑटोसोमल रेसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, नहीं बेटा, सिकल सेल एनीमिया जो होता है वह ऑटोसोमल होता है, तो डी जो हो गया वह आपके इनकरेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल दो। ए एंड डी आर करेक्ट नहीं, बी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट नहीं है, बी एंड डी आर करेक्ट नहीं है, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए सी एंड डी नहीं, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट जो है
आंसर जो है यहां पर क्या चला जाएगा बेटा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, एक तद्रुप प्रजनन संपादक वह है जो, बेटा अगर किसी प्लांट के अंदर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करें, अगर मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करें तो उसके अंदर नए कैरेक्टर तो आएंगे ही नहीं। इसकी वजह से ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वह अपन को ऑब्टेन्ड होते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, या इनको अपन लोग प्योर लाइन भी कह सकते हैं, शुद्ध वंश क्रम। क्या कह सकते हैं बेटा, शुद्ध वंश क्रम जो है वह प्राप्त होता है। तो देख लो बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग समयुग्मजी होते हैं और अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है। अपने आनुवंशिक संगठन में सदैव अप्रभावी समयुग्मजी होता है, ऐसा नहीं होता। जो स्वयं प्रजनन करने में ऐसा नहीं है, जो असंबंधित, पहला ही ऑप्शन जो है वह चला जाएगा, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इट्स ओवन कॉइंट। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, कलर ब्लाइंड अपन सब जानते हैं कि जो कलर ब्लाइंड होता है वह होता है बेटा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। रेसेसिव, ये कह रहा है कलर ब्लाइंड का मतलब मेल जो है वह ये है, मैरिज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। मैरिज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल, वुमेन कैसी है बेटा, नॉर्मल है, इसको क्रॉस कर लो एक्स एक्स के साथ, तो चलो भाई क्रॉस कर लो, ठीक है। इधर लिख लो आप मेल को एक्स सी वाई और होमोजाइगस नॉर्मल विजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स सी एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स सी एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स वाई। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज, सन कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा, 0% जो है वह प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। कितनी होगी बेटा, 0% प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, कि थैलेसीमिया और दात्री कोशिका अरक्तता ग्लोबिन अणु के संश्लेषण की समस्या के कारण होते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। देखना बेटा, जो थैलेसीमिया होता है कि थैलेसीमिया लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक तरह का आपका क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। देखना बेटा, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं बेटा पहले, कि थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ग्लोबिन प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सिंथेसिस कम होता है, लेस ग्लोबिन सिंथेसिस होता है, लेस ग्लोबिन सिंथेसिस होता है, ग्लोबुलिन सिंथेसिस होता है। जबकि अगर अपन बात करें, ये दूसरी जो डिजीज की बात कर रहा है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव ना होकर एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया जो है वह एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जिसमें अपन सब जानते हैं कि आरबीसी की शेप प्रॉब्लम हो जाती है, ग्लोबिन का शेप जो है वह प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे। बोथ आर ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन, नहीं, दोनों क्वांटिटेटिव के नहीं होते। थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो है वह चला जाएगा इसका आंसर। अगले रॉन्ग क्यों चेक कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटेटिव नहीं होता, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव होता है। बोथ आर ड्यू टू अ क्वालिटेटिव, बोथ क्वालिटेटिव नहीं होते, तो आंसर जो है यहां पर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड चला जाएगा। देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ इज IAI। इसको बेटा इस तरीके से रीड आउट करना है बेटा, IAIB, और इसको ये क्या है बेटा IA स्मॉल आई, या इसको IAI0B। अब इसके अंदर आपको क्रॉस करना है और रिजल्ट निकालना है। बिल्कुल इजी है बेटा, देखिएगा क्रॉस करना बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है, IAIB को क्रॉस करेंगे IAI
I0 के साथ, इसको इससे क्रॉस किया IA, इसको इससे क्रॉस किया बेटा IA I0, इसको इससे क्रॉस किया IA IB, और इसको इससे क्रॉस किया क्या आ जाएगा IB IO। अब इसका जो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वह होगा आपके A, ये कैसा होगा बेटा A, ये कैसा होगा ब्लड ग्रुप AB, और ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बेटा B। बेटा ब्लड ग्रुप कितने तरह के मिले यहाँ पर, ब्लड ग्रुप तो मिले, ब्लड ग्रुप का जो ग्रुप जो मिले आपको A मिला, AB मिला और B मिले। जबकि अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप यहाँ पर आपको 4 प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। फिनोटाइप तो 3 है और जीनोटाइप जो है वह 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दो। 4 जीनोटाइप सेकंड ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है, 4 जीनोटाइप एंड 3 phenotypes are observed in this question. Is that clear? Then come on the next question. Which one from those given below is the period for Mendel's experiment, hybridization experiment? बेटा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 से 1863 के बीच में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो डायरेक्टली याद रखने वाला क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आई विल ट्राई कि जितनी भी बायोलॉजी के अंदर डेटा है वो आपको मैं एक बार पूरे एक क्लास के अंदर कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is, बेटा प्राथमिक अवियोजन के कारण अलिंग गुणसूत्रों के अंदर अगर प्राथमिक रूप से एक ही एनसीईआरटी ने जो बीमारी है इसका पूरे एनसीईआरटी ने अंदर दे रखा है, जो डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम इसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ 21 नंबर जो क्रोमोसोम होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21, डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल आपको याद भी होगा जब अपन लोगों ने थ्योरी की क्लास की थी, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम मतलब एडिशनल क्रोमोसोम, एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है। और एडिशनल क्रोमोसोम कब आएगा कि एनाफेज के दौरान जब क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, उस समय क्रोमोसोम का सेपरेशन सही ढंग से नहीं हो पाता, एक डॉटर सेल के पास एक क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है, इसी को अपन लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। एकमात्र एग्जाम्पल पूरे अर्थ के ऊपर आपके कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जिसका कोई भी अपवाद देखने को नहीं मिलता, लेकिन पूरे अर्थ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर एकमात्र ही अपवाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, नॉन डिसजंक्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, डाउन सिंड्रोम चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का चयन करना है, किसका बेटा, सही कथन का, करेक्ट स्टेटमेंट का। ध्यान रखना बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए करेक्ट इनकरेक्ट तो आपको सर्कल कर देना करेक्ट और उसके ऊपर, ताकि आपके माइंड के अंदर रहे। फ्रैंकलिन स्टेल कोइन द टर्म लिंकेज, नहीं बेटा फ्रैंकलिन स्टेल ने नहीं दिया था। फ्रैंकलिन स्टेल की जगह ये जो लिंकेज टर्म है वो किसने दिया था, लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। सेकेंड स्टेटमेंट, पुनेट स्क्वायर बाय was developed by a British scientist. Punnett square was developed by a British scientist. बिल्कुल सही है बेटा, पुन्नेट स्क्वायर जो है आपके एक साइंटिस्ट से रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, ठीक है, आर सी पुन्नेट साहब ने ही दिया था और वह एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बिल्कुल ब्रिटिश थे। यही स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं आगे वाला रॉन्ग है या नहीं है। स्पेलियोसोम टेक प्लेस इन ट्रांसलेशन, स्पेलियोसोम स्थानांतरण में भाग लेते हैं, नहीं बेटा, स्पेलियोसोम तो किस में भाग लेते हैं बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंदर पार्ट्स लेते हैं, मॉडिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। एक्सॉन को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ये रॉन्ग है। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन, ट्रांसडक्शन अल्टमैन ने थोड़ी किया था, ये भी रॉन्ग है। इज दैट क्लियर? द आंसर इज सेकंड, पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट आर.सी. पुन्नेट, ठीक है। देन कम ऑन दी, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसको आपको लास्ट है सर, आगे हैं। स्टार सिंथेसिस इन पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, देखते हैं बिल्कुल राइट होता है, रॉन्गली
मैच को आपको ढूंढना है, ये तो बिल्कुल राइट है। स्टार्च सिंथेसिस पी के अंदर मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। एबीओ ब्लड ग्रुप आपके एग्जांपल जो है कोडोमिनेंस का है, बिल्कुल। X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रॉस ऑपर के अंदर देखने को मिलता है, सही बात है, ये राइट है, ये राइट है। टीएच मॉर्गन लिंकेज, तो रंग कौन सा बचा, स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च सिंथेसिस जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील की जगह अगर यहाँ पर प्लियोट्रॉफी देखने को कहे तो वह हो सकता है। और अपन सब जानते हैं कि प्लियोट्रॉफी क्या होती है बेटा। प्लियोट्रॉफी वन जीन जो है स्टार्च सिंथेसिस के अंदर एक ही जीन के अंदर दो एलील होते हैं, ठीक है। ये आपको थ्योरी क्लास के अंदर अच्छी तरीके से करवाया हुआ है। चलिए बेटा, इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, ये एक्स्ट्रा स्लाइड कहाँ से आ गई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा स्लाइड जो है उसको डिलीट कर देते हैं। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर जेनेटिक्स के एक सेशन के एमसीक्यूज में और कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।